नमस्कार दोस्तों, एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि मुलाकात हो रही है। बेसिकली कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अभी हेल्थ भी अच्छी है, तो जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही अब लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अब एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्वागत करता हूँ आपका डिज़ायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अनवित सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 होगा। इसके बेसिकली 3 से ज़्यादा पार्ट्स होंगे मेरे हिसाब से। अभी मैंने ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं बनाया है, लेकिन शायद 3 से ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं फंडामेंटल राइट के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। इसमें से क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, तो इसलिए आपको ये जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फंडामेंटल राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमने बिल ऑफ राइट से लिया है, जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। फर्क इतना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस दिए गए हैं, बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में दिए गए हैं, और ऐसा आपको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, और आर्टिकल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके अंदर हमने किस चीज़ के बारे में चर्चा करी थी? अगर आपको याद हो तो इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइएगा। फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला गया है। मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी भी कंट्री का अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो कभी कभी उसको मैग्ना कार्टा बोल दिया जाता है, अगर वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो तो। वो इसलिए कि 1215 में ब्रिटेन में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने राजा से कुछ अधिकार ले लिए थे, कुछ राइट्स ले लिए थे। अब राजा से कुछ अधिकार ले लेना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला गया था, मैग्ना कार्टा बोला गया था। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स है उसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। भारत के संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला गया है, तो ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को। अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जस्टिशिएबल का मतलब बेसिकली ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर सरकार आपसे कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके ले लेती है या फिर किसी भी तरह से उनका हनन होता है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। कौन किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं वो सब हम डिस्कशन करेंगे, तो आगे वाले कुछ लेक्चर्स में हम उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत के हर नागरिक को मिलेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना। तो इन जनरल हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भारत के हर नागरिक को मिले हुए हैं। इवन जो फॉरेनर्स हैं उनको भी फंडामेंटल राइट्स हमने कुछ दिए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऐसा हम जनरली बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपको पॉलिटी में हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिए गए हैं। फिर है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में दिए गए हैं। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में दिए गए हैं। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो कि आपके आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, जो कि आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, ठीक है। अभी ये रिमूव कर दिया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। फिर 7th क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये 7 फंडामेंटल राइट्स आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। अभी वाले में कितने हैं? केवल 6 है, ठीक है। कौन सा हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, दरअसल क्या हो रहा था कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लेकर बहुत डिस्प्यूट हो रहे थे शुरू शुरू के टाइम में, जब हमारा संविधान नया नया बना था। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? मान लीजिए कि मेरा एक खेत है और यहाँ से मुझे रोड निकालना है। अब रोड में क्यों निकालूंगा? लोगों की भलाई के लिए।
लोगों की भलाई के लिए मुझे यहाँ से एक हाईवे निकालना है, और आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर मैं आपकी जमीन ले लेता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी आपसे ले लेता हूँ, तो एक ब्रीच होगा एक तरह से ये फंडामेंटल राइट का, और जिसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता था इसको जस्टिफाई करना कि सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है, और सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों की जमीन को लेना। ठीक है, तो जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि 1978 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो उसको हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पार्ट 12। तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोटेक्ट करता है, वहीं अगर लीगल राइट्स की बात करें तो उसको ऑर्डिनरी लॉ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कैसे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और जो लीगल राइट्स होते हैं वो एनफोर्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ द्वारा। ठीक है, फिर अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है, और अगर लीगल राइट को हमें बदलना है तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस से वो हो जाता है। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई लीगल राइट अगर वायलेट होता है तो आपको उसके लिए सबसे पहले ऑर्डिनरी कोर्ट जाना पड़ता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से चालू हो जाते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी देखने को आपको मिलेगा, जिसमें हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे एंड 18 पढ़ेंगे। ये बेसिकली मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो कि आपको आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, इसमें आपका राइट टू फ्रीडम के प्रोविजंस दिए गए हैं। हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, जिसमें हम आर्टिकल 23 एंड 24 पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जो कि आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में दिए गए हैं, जिसमें हम आर्टिकल 25 देखेंगे, 26 देखेंगे, 27 देखेंगे एंड 28 देखेंगे। ये आपके सारे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर हम बात करेंगे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की, जो कि आपके आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। जो आपका 31 है ये ऑमिट कर दिया है, मतलब रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। किस अमेंडमेंट द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, फिर लास्ट में हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, जो कि आपके आर्टिकल 32 में दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप जितने स्टार मार्क करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हार्ट एंड सोल भी बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किसने बोला है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये आप याद रखिएगा। इसमें हम डिफरेंट रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिट्स क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 32। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला फीचर ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को मिलेंगे, वो चाहे भारत का नागरिक हो या कोई फॉरेनर हो, कोई इमिग्रेंट हो जो बाहर से भारत के अंदर आया हो, या कोई टूरिस्ट हो, तो सबको फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान के हिसाब से दिए गए हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविजंस फंडामेंटल राइट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, उन पे स्टेट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो सागर सर रास्ते से जा रहे हैं तो मैं उनको ऐसा नहीं कि जाके कुछ भी बोल दूंगा और वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो स्टेट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर,
और वो रिस्ट्रिक्शन सही है कि नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें आर्बिट्री एक्शन से बचाता है स्टेट के और प्राइवेट इंडिविजुअल के। जो मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हमें आर्बिट्री स्टेट एक्शन से बचाता है स्टेट के, ठीक है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि स्टेट के अगेंस्ट ही है सारे फंडामेंटल राइट्स। वो इसलिए कि जो स्टेट है वो कभी तानाशाह ना बन जाए, लोगों के जो राइट्स है उनको एनक्रोच नहीं करने लगे, इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें स्टेट के एक्शन से बचाते हैं, ठीक है। स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन से भी बचाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट डिटेंशन है, वो आपका नेगेटिव इन कैरेक्टर है। नेगेटिव किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक है। स्टेट की जो पावर्स है उस पर लिमिटेशन लगा रहा है ये जो फंडामेंटल राइट है, तो वो नेगेटिव हो गया स्टेट के लिए। फिर कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन की, आप के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी क्या मतलब, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे किसी को, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पॉलिटी में आपको एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलेगा, यही पॉलिटी की खासियत है। अच्छी अच्छी चीजें तो दी गई है लेकिन आपको एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक चीज देखेंगे भी कि हेट स्पीच हमेशा न्यूज में रहती है। कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है तो हेट स्पीच आप न्यूज में देख ही लेते होंगे। कभी ओवैसी जी कुछ भी बोल देते हैं, या कोई भी लीडर हो तो वो अगर कुछ भी बोल देता है तो दूसरा लीडर उसको हेट स्पीच बताता है, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स है फंडामेंटल राइट के, और भी फीचर्स है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फीचर्स है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल इन नेचर होता है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, किसके द्वारा, स्टेट द्वारा या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा, ठीक है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको डिफेंड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई आपका फंडामेंटल राइट्स ले लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो आपको आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वापस दिलवाए। उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है, उसको डिफेंड सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स है वो परमानेंट या फिर सैक्रोसेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 31 आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से हटा दिया गया था, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ऐसे ही आर्टिकल 21A वो बाद में ऐड करा गया है फंडामेंटल राइट्स में। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकता है, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है उसको अमेंड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डिनरी लॉ द्वारा नहीं हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही पार्लियामेंट आपकी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है। फिर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। केवल 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं करे जाते हैं, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं करा हो तो आपको अरेस्ट नहीं करा जा सकता है। और 21 बात करता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो सरकार आपके जीने का अधिकार नहीं ले सकती है। बेसिकली ये सारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगी है वॉर के ग्राउंड पे या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे, मान लीजिए भारत का किसी देश के साथ अगर युद्ध चल रहा हो या फिर किसी देश ने भारत पे हमला कर दिया हो, तो जो आपका आर्टिकल 19 है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, लेकिन केवल क्या, वॉर के या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे। अगर यही इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पे लगी होगी तो आपका आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर देता हूं। आर्म्ड रेबेलियन जो वर्ड है ना ये बाद में ऐड करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन की जगह वर्ड, पूरा हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पे अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो आपका आर्टिकल 19 भी रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, ठीक है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जो स्कोप है उसको लिमिट करा गया है आर्टिकल 31A और 31B से। 31A में बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स के 5 डिफरेंट कैटेगरीज के लॉज दिए गए हैं, जिन पे अगर सरकार लॉ बनाती है तो उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता है कोर्ट में, या फिर
जो सरकार है उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जा सकता है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31A रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स की कुछ पावर्स को, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 31B वैलिडेट करता है 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इसलिए बनाया गया था कि अगर इसमें सरकार कोई लॉज डाल देती है तो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि अगर 9th शेड्यूल के अंदर आप सरकार अगर कोई लॉ डाल भी देती है तो कोर्ट उसको देख सकता है कि वो लॉ सही है कि नहीं है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 31C के बारे में। तो बेसिकली आर्टिकल 31C ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना हो तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बेसिकली ये वाले जो प्रोविजन है केशवानंद भारती केस के बाद इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अभी ऐसा है कि आप कोई भी लॉ बना लीजिए, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आर्टिकल 31C में आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये इंसर्ट करा गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। तो आर्टिकल 31C ऐड करा गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। फिर है हमारा आर्टिकल 33 जो कि बात करता है कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा आर्टिकल 33। फिर आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ बेसिकली क्या होता है? मिलिट्री रूल। अगर किसी जगह पे एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो और मिलिट्री रूल लगाना हो तो उसको हम मार्शल लॉ बोलेंगे। सौभाग्य की बात यह है कि भारत के अंदर अभी तक एक भी बार मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है। बस आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का जिक्र है। फिर जो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, उनके लिए कोई अलग से लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसके लिए हमने स्पेशल लॉज बना के रखे हैं, उनको उनके जो प्रोविजंस है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 में बात होती है अनटचेबिलिटी की, जिसके लिए हमने 1955 में रूल्स बनाए थे, एक्ट बनाया था। क्या था वो? प्रोटेक्शन ऑफ, 1 सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये हमने क्यों बनाया? ताकि हम आर्टिकल 17 के जो प्रोविजंस है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आर्टिकल 21A है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करा है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बनाया था 2009 में। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स है, ठीक है। तो फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा और मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आपको एक वर्ड दिया गया है स्टेट। अब ये वो वाला स्टेट नहीं है जैसे कि मध्य प्रदेश स्टेट है, आसाम स्टेट है, ये वो वाला स्टेट नहीं है। स्टेट बेसिकली आपको बताते हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा भी है कि स्टेट को बोल देते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू स्टेट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्टेट है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने पूरा एंशिएंट ग्रीस से लिया हुआ है, और वहां पे स्टेट एक बहुत वाइडर कॉनोटेशन वाला वर्ड था। स्टेट का मतलब बेसिकली 4 चीजें होती है। स्टेट के अंदर 4 चीजें आती हैं। पहली है आपकी टेरिटरी। मान लीजिए इंडिया है तो उसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी, हम इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पे पॉपुलेशन होगी, वहां पे पर्टिकुलर, जिससे आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी। फिर वहां पे एक गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट के साथ साथ वो जो स्टेट होगा वो सॉवरेन होगा, ठीक है। तो ये जो 4 चीजें हैं वो स्टेट के अंदर आती है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, स्टेट को डायरेक्ट गवर्नमेंट ही बोल देते हैं। लेकिन स्टेट एक बहुत वाइडर टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है। टेरिटरी आता है, पॉपुलेशन आता है, गवर्नमेंट आता है, और सॉवरेन, वो जो स्टेट है वो सॉवरेन होना चाहिए। मतलब कोई उस पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में बेसिकली स्टेट की डेफिनेशंस दी गई है कि स्टेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट हम किसको मानते हैं, तो जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट के, उसको हम स्टेट मानते हैं। फिर जो भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट के, उसको हम स्टेट मानते हैं। फिर जो भी लोकल अथॉरिटीज है जैसे कि म्यूनसिपालिटीज है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, उनको हम स्टेट की डेफिनेशन में लेते हैं।
फिर जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो सरकार के उपक्रम है, जैसे कि LIC है, ONGC है, सेल है और भी अन्य हैं, उनको हम स्टेट की डेफिनेशन में लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट हम किसको मानते हैं और स्टेट हमारे हिसाब से क्या है। ठीक है, आर्टिकल 12 में एक और चीज नोट करने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कोई भी प्राइवेट बॉडी या फिर एजेंसी अगर सरकार के लिए काम कर रही है, सरकार के किसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है, इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है सागर गुप्ता एंड कंपनी, मस्त एग्जाम्पल है, इसमें मजा आ जाएगा आपको। सरकार क्या करती है, मान लीजिए सरकार को सबका डेटा चाहिए, डेटा स्टोर करना है। डेटा अभी आजकल क्या न्यूज में भी है, इसलिए ये एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया। अब सरकार को डेटा स्टोर करना है तो सरकार क्या करती है, एक कंपनी को हायर करती है, सागर गुप्ता एंड कंपनी, और उसको बोलती है कि आप हमारी तरफ से सारा डेटा स्टोर करिए। ठीक है, अब सागर गुप्ता एंड कंपनी क्या करती है कि जो भी डेटा सागर गुप्ता एंड कंपनी के पास जा रहा है उसको इलीगल तरीके से सेल करना चालू कर देती है। तो ये तो एक तरह से क्या हुआ, आपका जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन हो गया। ठीक है, कर कौन रहा है, सागर गुप्ता एंड कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन किसके अंडर में काम कर रही है, सरकार के अंडर में। तो इसलिए सागर गुप्ता एंड कंपनी भी इसके लिए लायबल होगी और स्टेट की डेफिनेशन के तहत इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यह है पूरा हमारा आर्टिकल 12, जिसमें बेसिकली डेफिनेशन के बारे में दिया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर देता हूं। इंडिया में बेसिकली लॉ कौन बनाता है, या तो पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, या फिर कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं या फिर इंडिया के अंदर आपको कस्टमरी लॉज देखने को मिलेंगे, जिसको हम ट्रेडिशनल लॉज भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई लॉ है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए, स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, एग्जीक्यूटिव बनाए या फिर कोई कस्टमरी लॉ हो, अगर ऐसा कोई लॉ है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के मूल आधार को ही बदलने की कोशिश करता है, तो उस लॉ को कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, खारिज कर सकती है। ठीक है, और यहीं से जन्म होता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का बेसिकली मतलब ही यही है कि ऐसा कोई लॉ जो इनकंसिस्टेंट हो और जो फंडामेंटल राइट्स के मूल आधार को बदलने की कोशिश करे, तो उसको कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है और अगर वो वायलेट होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ये एक डेराइव्ड डॉक्ट्रिन है। ठीक है, डेराइव्ड मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, जुडिशियल रिव्यू। ये कोर्ट ने खुद डेराइव करा है ये टर्म, और कोर्ट के पास यहीं से पावर आती है कि वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट के मूल आधार को बदलता है तो। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से लॉ की एक बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 में दिया गया है कि हम लॉ में किस किस चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से जो भी परमानेंट लॉज है जो कि बनाता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, उसको हम लॉ के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर जो भी लॉज या ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट द्वारा लाए गए हैं या फिर गवर्नर द्वारा लाए गए हैं, तो उसको भी हम लॉ के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, ये जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और स्टेट गवर्नर्स पढ़ेंगे, मतलब गवर्नर्स पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस जैसे कि ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, अगर कोई एग्जीक्यूटिव लाते हैं तो उसको भी हम लॉ के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस जैसे कि कस्टमरी लॉज हुए, फिर ट्रेडिशनल लॉज हुए, तो वो भी हम आर्टिकल 13 के हिसाब से लॉ के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल 12 और 13। अब हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में, जो कि दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन सबको याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक चार्ट बना लीजिएगा
जहाँ पे आप ऐसे इस तरह से लिख सके, जैसे कि यहाँ पे हो गया राइट टू इक्वलिटी, कहाँ से कहाँ तक 14 से 18। फिर आपका हो गया राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। फिर आपका हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24, है ना। फिर आपका हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या हो गया आपका 25 से 28। ये क्या हो रहा है भैया 25 से 28। फिर हो गया आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, ये हो गया आपका 29 30। फिर आपका हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका हो गया आर्टिकल 32। तो ऐसा अगर आप चार्ट बना के अगर याद करेंगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा और सारे आर्टिकल्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में हम देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 में देखेंगे हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 17 में हम देखेंगे एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल 18 में हम देखेंगे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। तो आइए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी में वो है आर्टिकल 14, जिसमें हम बात करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ की एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वलिटी बिफोर लॉ का बेसिकली मतलब ये होता है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब ये होता है कि स्टेट सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और मान लीजिए दोनों मर्डर कर देते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ए को तो आपने दे दी 302 फांसी और बी को बोला चलो एक काम करो 3 साल जेल काट लो और फिर छूट जाना। तो ऐसा इंडिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर लॉ के सामने सब बराबर हैं और आपको इक्वली प्रोटेक्ट करा गया है लॉ द्वारा। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश ओरिजिन का है। किसने दिया था? AB डाइसी, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट है। जूरिस्ट मतलब बेसिकली जिनको लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज हो, ठीक है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आप याद रखिएगा दोनों चीजें, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एक चीज आप सोचिए कि ये जो चीजें हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना ही क्यों पड़ा? बेसिकली देखिए, आप जब से पैदा हुए, मैं जब से पैदा हुआ हूं, तो हमने ये चीज तो देखी है, इक्वालिटी देखी है। अब टू एन एक्सटेंड आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन देखी तो है। इक्वालिटी हमने देखी है, डिस्क्रिमिनेशन हमने कम देखा है। लेकिन आज से 100-200 साल पहले क्या था? कॉलोनियलिज्म, ठीक है। राजा होता था, मोनार्क होता था। और क्या जमाना था? स्लेवरी का। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ऐसी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली है कि भारत के अंदर आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है। यही उनका सोल जो पर्पस था वो यही था। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मर्डर करता हूं तो पनिशमेंट सेम होगा, सागर सर अगर मर्डर करते हैं तो पनिशमेंट सेम होगा, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर है लॉ का भारत के अंदर वो हर जगह सेम होगा, प्रोसीजर सेम होगा, फिर ट्रायल्स जो होंगे वो सेम होंगे, फिर कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं होगा। मान लीजिए मैं हूं अन्वित और है मुकेश अंबानी जी, तो मुकेश जी अगर कोई क्राइम करेंगे तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट होगी, और अन्वित जी अगर कोई क्राइम करेंगे तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट होगी। लॉ के आगे सब सेम होंगे। इसका मतलब ही है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है। पहली ये कि अगर इक्वल सर्कमस्टेंसेस हैं तो सरकार सबको इक्वली ट्रीट करेगी, लेकिन अगर अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस हैं, मान लीजिए एक रिच है और एक पुअर है। अब पुअर के लिए बेसिकली क्या जरूरी है, उसकी एजुकेशन जरूरी है, फिर उसका सोशल स्टेटस जरूरी है। तो ये सब चीजों के लिए सरकार क्या कर सकती है, अफर्मेटिव एक्शन ला सकती है। अफर्मेटिव एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया है, और यूएसए में इसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, इंडिया में इसको आपको पता ही होगा रिजर्वेशन बोलते हैं। तो जो सरकार अपनी रिजर्वेशन वाली पावर है वो डिराइव करती है आर्टिकल 14 से, जहां पे उसके पास पावर है कि वो सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या इंडिविजुअल के लिए कुछ प्रिविलेज ला सकती है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी स्टेटस इक्वल नहीं है सोसाइटी के अंदर, उनको अनइक्वली ट्रीट करा जाता है, ठीक है, अनइक्वली ट्रीट करा जाता है। और हमारे संविधान में दिया है कि इक्वल प्रोटेक्शन है सबको लॉ की, इसलिए जो स्टेट है वो सर्टेन प्रोविजंस या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स लाता है जिनसे वो अपलिफ्ट हो सके, ठीक है। फिर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई भी प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। वहीं हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा पूरा आर्टिकल 14 का सेकंड कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसा कि हमने बात करी थी कि पूरी जो पॉलिटी है वो एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो यहाँ पे ले लीजिए एक और एक्सेप्शंस। बेसिकली जो पूरे फंडामेंटल राइट्स है ना, उनमें आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे ही, तो राइट टू इक्वालिटी का भी कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला एक्सेप्शन ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नर ऑफ स्टेट्स है, उनको आर्टिकल 361 के तहत कुछ इम्यूनिटीज मिली है। बेसिकली प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अगर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं और कुछ ड्यूटीज एक्सरसाइज करते हैं तो वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है, पहली ये है। अगर कोई भी उन्होंने डिसीजन लिया तो वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है कि वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है। दूसरी चीज ये कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है प्रेसिडेंट के खिलाफ या फिर गवर्नर के खिलाफ जब वो ऑफिस में है या फिर ऑफिस बियरर है, तो ठीक है। फिर कोई भी कोर्ट ऐसे ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है जब तक राष्ट्रपति या फिर गवर्नर ऑफिस बियरर हो कि उनको अरेस्ट किया जाए या फिर उनको जेल भेजा जाए, ठीक है। फिर है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है राष्ट्रपति के खिलाफ या फिर गवर्नर के खिलाफ। अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग करना भी है तो एडवांस 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति या फिर गवर्नर को, उसके बाद ही उनके खिलाफ ऐसी प्रोसीडिंग करी जा सकती है। इसलिए आप देखेंगे भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है 99% आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी केस नहीं होगा, बीट क्रिमिनल केस या फिर कोई भी सिविल केस। तो भारत ने हमेशा एक गरिमा बना के रखी है कि राष्ट्रपति का जो पद है हमेशा बेदागी हो, ठीक है। ये थे हमारे पूरे एक्सेप्शंस इक्वलिटी के। नेक्स्ट जो हमारा एक्सेप्शन है वो ये है कि मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई डिबेट चल रही है, उसमें कोई भी नेता या फिर कोई भी व्यक्ति कोई भड़काऊ भाषण दे देते हैं और वही भाषण ऐसा का ऐसा एज इट इज न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर रेडियो पे आ जाता है या फिर टेलीविजन में आ जाता है। तो अगर वो सच्चा भाषण अगर ऐसा का ऐसा एज इट इज बताया गया है, उसमें सब्सटेंशियल ट्रू रिपोर्ट है, तो कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करी जा सकती है टेलीविजन के खिलाफ, न्यूज़पेपर के खिलाफ या फिर रेडियो के खिलाफ। बेसिकली ये जो आर्टिकल है 361A, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए डाला गया है, तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन हुआ राइट टू इक्वालिटी का। फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको स्पेशल प्रिविलेज मिला है आर्टिकल 105 के तहत कि अगर वो सदन में कुछ भी बोलता है तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सदन में कोई हर कुछ नहीं बोलता है। आए दिन आप देखते हैं कि लोकसभा के स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो किसी ना किसी सांसद को सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर वो ऐसी कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, ठीक है, जो हाउस का डेकोरम है उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो दोनों हाउस के अपने अपने रूल्स हैं, तो उसको फॉलो कौन करवाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सेप्शंस हैं। जैसा कि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए देखा था आर्टिकल 105, ऐसे ही आर्टिकल 194 है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए कि अगर वो सदन में कुछ बोलते हैं तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है कोर्ट के अंदर। फिर है आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। इसका कहने का मतलब ये है कि
अगर स्टेट कोई ऐसे लॉ बना रहा है जिससे वो आर्टिकल 39B या फिर 39C को इम्प्लीमेंट करवा रहा हो, तो उसको ये कहकर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट करता है। 39B में किस चीज की बात की गई है? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की, ठीक है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। बेसिकली कॉमन गुड की बात की गई है कि कॉमन गुड के लिए अगर सरकार काम करती है तो वो आर्टिकल 39B के अंदर आता है, और 39C में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों की बात की गई है आर्टिकल 39B में और 39C में। तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके ये नहीं बोलेगा, फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक खेत है और सरकार को ये खेत चाहिए यहाँ से हाईवे निकालने के लिए। सरकार इससे क्या कर रही है? कॉमन गुड के लिए काम कर रही है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कोर्ट के अंदर कि ये मेरा आर्टिकल 14 का वायलेशन है और मैं सरकार को इजाजत नहीं देता हूं कि यहां से वो रोड निकाले। बेसिकली सरकार तो क्या कर रही है? कॉमन गुड के लिए काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जहां पे आर्टिकल 31C आता है वहां पे आर्टिकल 14 ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। तो ये है हमारा पूरा आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कि आर्टिकल 31C क्या होता है, ठीक है। फिर फॉरेन रूलर्स अगर कोई भारत के अंदर आते हैं तो उनके लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है, फिर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। तो एक तरह से ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ ही है, लेकिन ऐसा होता है तो ये एक तरह से एक्सेप्शन हुआ, ठीक है। फिर वियना कन्वेंशन के तहत फॉरेन डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर भारत के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल और सिविल केस नहीं चलाया जा सकता है भारत के अंदर अगर वो कोई भी क्राइम कर देते हैं, और अगर ऐसा करना भी हो तो वो जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे उनके खिलाफ क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग होगी। ऐसे ही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के या फिर उसकी एजेंसी के जो भी एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स भारत के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको भी सेम आपको इम्यूनिटी देनी पड़ती है, उनको सेम इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। एक बहुत फेमस केस मुझे याद आ रहा है, एनरिका लेक्सी केस, जिसको इटालियन मरीन केस भी बोला जाता है। ये पूरा केस इम्यूनिटी को लेकर ही था, तो अगर आपको टाइम मिले तो इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। ये है हमारे पूरे एक्सेप्शंस, राइट टू इक्वालिटी के सारे एक्सेप्शन हमने अभी देख लिए। बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो आपको कभी भी धर्म के आधार पर, आपकी रेस के आधार पर, आप काले हैं, गोरे हैं, या फिर आपकी कास्ट, आपकी जाति क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इसके आधार पर आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 15 यही बोलता है। और ये जो सारे ग्राउंड से आपको याद होने चाहिए, मैंने तो बेसिकली ऐसा याद करा था। RRB एक एग्जाम होता है, आप सबको पता है, और SC एक कास्ट है। RRB SC रेस, रिलीजन, बर्थ, सेक्स और कास्ट, ऐसे मैंने याद किया हुआ है। आप आपका एक निमोनिक बना सकते हैं और ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 का जो दूसरा प्रोविजन है वो ये बोलता है कि जो भी कॉमन प्लेसेस है, जैसे कि शॉप्स हुई, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हुए, होटल्स हुई, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हुई, जिसमें कि आपके सब चीज़ें आ जाती है, सिनेमा हॉल आ जाते हैं आपके, फिर वाटर पार्क्स आ जाते हैं और भी अन्य चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे आपके साथ रेस, रिलीजन, बर्थ, सेक्स और कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसे ही वेल्स हुए, टैंक्स हुए, फिर कुछ घाट्स हुए, रोड्स हुए, प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हुए, पब्लिक रिजॉर्ट हुए जिनको स्टेट ऑन करता है या फिर पार्शली स्टेट उनके लिए फंड देता है। कोई भी पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंपॉर्टेंस के लिए कोई भी प्लेस है जिसमें स्टेट का रोल है, या फिर इवन जो प्राइवेट इंडिविजुअल है
वो आपके साथ इन ग्राउंड पे अगर भेदभाव करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रोविजन था वो केवल स्टेट के लिए था, और जो ये वाला प्रोविजन है इसमें स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल का रोल भी आ जाता है कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई है वो आपके खिलाफ रेस, रिलीजन, बर्थ, सेक्स या कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, जैसा आपने देखा ही होगा सबरीमाला टेम्पल वाला जो केस था उसमें वुमेन की एंट्री नहीं थी टेम्पल के अंदर, तो आप देखेंगे एक तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना सेक्स के आधार पर। ऐसे ही जो आपकी शायद हाजी अली दरगाह थी, हाजी अली दरगाह पे वुमेन का जाना अलाउ नहीं था, वो भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने अलाउ किया था, तो वहां पे अब वुमेन भी जा सकती है। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन था वुमेन के अगेंस्ट सेक्स के आधार पर। ये है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में भी आपके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। आपने वो सनी देओल का डायलॉग तो सुना ही होगा, बहुत फेमस वाला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसे ही आपको पॉलिटी में एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपका एक्सेप्शन है वो ये है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए। ठीक है, तो आप कल को जाके ये नहीं बोल सकते कि वुमेन के लिए क्यों बनाया, चिल्ड्रन के लिए क्यों बनाया, मैन के लिए क्यों नहीं बनाया। तो स्टेट के पास ये राइट है और ये एक तरह का एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट है वुमेन का, लोकल बॉडीज में कहीं आपको 33% मिलेगा और कहीं आपको 50% तक मिल जाएगा। फिर प्रोविजंस है फ्री एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। फिर जो स्टेट है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है अगर चाहे तो। आप जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ SC और ST के लिए ही क्यों बनाया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन हुआ। जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, IIT के अंदर देखा गया है। फिर IIM के अंदर आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई हुई या फिर गवर्नमेंट द्वारा एडेड या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, वहां पे आपको SC और ST के लिए रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन रहती है वहां पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है किसी भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, SC या ST के लिए, रिगार्डिंग देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर किसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST को एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो स्टेट थोड़े कम कर सकता है अगर स्टेट चाहे तो। ठीक है, ये प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट, मतलब उसको स्टेट से मदद मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। लेकिन ये जो प्रोविजंस है वो स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं बना सकता है। ठीक है, फिर जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने रिजर्वेशन का जो स्कोप है उसको बढ़ा के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन अब मिलने लगा है। कहाँ पे? एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अंडर आर्टिकल 15 और 16 के तहत। ठीक है, अब एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी आया था, आपको अगर पता हो तो, EWS का, जिसमें इंदिरा साहनी जो केस है उसका भी जो जजमेंट है उसको ओवरलैप कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर अभी थोड़ा टाइम अगर मिलेगा तो स्पेशल उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो फोर्थ एक्सेप्शन है वो ये है कि स्टेट अगर चाहे तो वो वीकर सेक्शन के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% सीट रिजर्व कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जो बात हमने यहाँ पे करी थी वही इस पे लागू होती है। तो SC ST के लिए जो सीट्स हैं, SC और ST, उसके अलावा भी 10% सीट्स जो स्टेट है वो रिजर्व कर सकती है EWS के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पूरे एक्सेप्शंस आर्टिकल 15 के। अच्छा, सन 2005 में एक और एक्सेप्शन ऐड करा गया था जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन फॉर OBCs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये ऐड करा गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसके बारे में भी हम देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मंडल कमीशन का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो मंडल कमीशन है वो 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी। इसके जो चेयरमैन थे वो BP मंडल साहब थे और इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोला गया है। फर्स्ट कौन सी है आपको पता है? फर्स्ट है आपकी काका कलेकर कमीशन।
नाम लिख देता हूँ, आपको बस इसका नाम पता होना चाहिए, आपके लिए इसके प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। काका कलेकर कमीशन, तो ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन थी और ये जो है ये हमारी सेकंड है। इसकी जो रिपोर्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसने जो सजेशंस दिए थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1980 में जो बीपी मंडल साहब है वो अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस कर देते हैं और बोलते हैं कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो 50% पॉपुलेशन भारत की ओबीसी के अंदर फॉल करती है। एससी एसटी के अलावा 50% जो पॉपुलेशन थी उस टाइम भारत में वो ओबीसी के अंडर आती थी। इसलिए ये कमीशन सजेस्ट करती है कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पूरा रिपोर्ट जो पूरी रहती है ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि क्या होता है कि सरकारें बदलती रहती है। फाइनली 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमको इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो फाइनली 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को लागू कर देती है और तब से आप देखेंगे 27% का रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी मंडल कमीशन की रिपोर्ट। फिर क्या होता है, 2006 में गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। देखिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि हम रिजर्वेशन लाएंगे ओबीसी के लिए किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो उसी के तहत गवर्नमेंट 2006 में एक्ट लाती है जिसको सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट बोलते हैं 2006 का। इसके तहत गवर्नमेंट 27% रिजर्वेशन देती है ओबीसी के कैंडिडेट्स को सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटीज में और आईआईएम्स में। इसके बाद भारत के अंदर बहुत जगह प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है 2008 में एक जजमेंट देता है, उसमें ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट एक्ट लाई है और जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ओबीसीज में सभी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। कुछ ओबीसीज में कुछ सेक्शन ऐसा है कि बहुत एडवांस हो चुका है, इसलिए उनको एक नया नाम दिया गया है जो कि है क्रीमी लेयर। और यहीं से जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का वो आता है। अब क्रीमी लेयर क्या होता है वो हम देखते हैं। क्रीमी लेयर का बेसिकली मतलब है जो भी बच्चे इन कैटेगरीज में फॉल होते हैं उनको 27% रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिलेगा। ये कैटेगरीज कौन कौन सी है, बेसिकली पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लाइक अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई ओबीसी वाले हैं या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी है, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन है, कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो इन लोग को वो 27% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर ये ओबीसी के हैं तो। ठीक है, फिर क्लास 1 और ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर्स जो कि काम कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, उनके लिए भी ये जो रिजर्वेशन है वो अवेलेबल नहीं रहेगा अगर कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, फिर आर्मी के अंदर किसी की रैंक अगर कर्नल के ऊपर है, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर किसी की रैंक कर्नल के ऊपर है तो उनको ओबीसी का ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोटा है वो नहीं मिलेगा। फिर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट्स, इनको नहीं मिलेगा। फिर जो पर्सन ट्रेड एंड बिजनेस में है, इंडस्ट्रीज में है, उनको नहीं मिलेगा। बेसिकली देखिए ये तो कहने की बात है, मेन जो इसमें क्राइटेरिया है ना वो ये है पर्सन्स हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 lakhs। ये आप याद रखिएगा कि अगर 8 लाख से ज्यादा इनकम है फादर की तो फिर जो चिल्ड्रन है उसको ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये आप याद रखिएगा। बाकी तो देखिए सब कुछ आपके लिए याद करना बिल्कुल मुश्किल है, बस आप ये याद रख लीजिएगा कि क्रीमी लेयर के अंदर वो आते हैं जिनकी जो इनकम है, ग्रॉस एनुअल इनकम है, वो 8 लाख से कम हो। ठीक है, ये है हमारा पूरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। लेटेस्ट जो है हमारा एक्सेप्शन वो ऐड करा गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2019 में, जो बात करता है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसके तहत 10% रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और सरकार प्रावधान बना सकती है इसके लिए। आपका जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो किसके लिए था, याद रखिए, ओबीसी के लिए। और ये वाला जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2019, ये किसके लिए है? आपके EWS के लिए। और कहाँ पे एडमिशन के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब ये जो EWS का बेनिफिट उठाना अगर कोई चाहता है तो वो पहले से किसी भी रिजर्वेशन स्कीम में नहीं होना चाहिए, SC ST या OBC की, ये आपको याद रखना है। अगर वो पहले से होगा तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, वो हम देख लेते हैं। तो EWS का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि जिन छात्रों की फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उनको ही ये रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर 8 लाख से ऊपर हुई तो उनको ये रिजर्वेशन EWS का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपकी पूरी इनकम आ जाती है, आपकी सैलरी आ जाती है। अगर एग्रीकल्चर से आपकी कोई इनकम होती है तो वो आ गया आपका इसके अंदर, 1 सेकेंड। फिर बिजनेस से आपकी कोई इनकम होती है तो वो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर persons whose family owns or possess any of the following assets are to be excluded from being identified as EWS। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो वो EWS कोटा का बेनिफिट नहीं उठा सकता है। फिर अगर उसका रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से या उससे बड़ा तो भी वो EWS का जो कोटा है उसको अवेल नहीं कर सकता है। फिर रेसिडेंशियल प्लॉट हो उसका 100 स्क्वायर यार्ड का किसी भी म्यूनिसिपालिटी एरिया में। अगर म्यूनिसिपालिटी एरिया नहीं हो तो 200 स्क्वायर यार्ड तक चलेगा, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी वो EWS का जो कोटा है उसका बेनिफिट उठा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कुछ और भी क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। फिर आपको EWS कोटे का बेनिफिट चाहिए तो आपको एक प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जहां पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है। देखिए सबकी अलग अलग जगह प्रॉपर्टी भी होती है और कुछ लोग डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना। तो आपको बेसिकली प्रॉपर्टी टेस्ट से गुजरना होगा जहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे फैमिली में कौन कौन आता है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ना ही आपको ये याद रखना है, आपको बेसिकली एक ही चीज याद रखना है यहाँ पे भी, वो है 8 लाख वाला क्राइटेरिया, कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप EWS का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। अगर हो सके तो ये वाला 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी अगर आप याद रख सकें तो कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा होता है रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे हम अपना जो आर्टिकल 15 है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 ये बोलता है कि जो सरकार है वो स्टेट के ऑफिसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी सभी भारतीय नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट में या फिर अपॉइंटमेंट में, ठीक है। सरकार किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर ऑफिसेस में। किस ग्राउंड पे? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, डिसेंट के आधार पे। डिसेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली वंशावली। प्लेस के आधार पे या फिर रेसिडेंस के आधार पर। अब देखिए मैंने क्या बोला है, पॉलिटी एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। आर्टिकल 16 के तहत आपको 4 तरह के एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहला ये है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो रेसिडेंस के आधार पर ये डिक्लेयर कर सकती है कि पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट का व्यक्ति ही काम करेगा। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर वो रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज में तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार रिजर्वेशन के प्रावधान ला सकती है एम्प्लॉयमेंट में, तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है। तीसरी चीज ये है कि मान लीजिए कोई मदरसा है, तो मदरसे के अंदर कोई हिंदू टीचर तो होगा नहीं, मदरसे के अंदर आपको मुस्लिम टीचर ही देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रावधान भी लाए जा सकते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन में पर्टिकुलर रिलीजन का ही पर्टिकुलर कम्युनिटी का व्यक्ति ही काम करेगा। तो इस तरह के भी लॉस लाए जा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं आर्टिकल 16 के। फिर एक और एक्सेप्शन है जो कि हमने देखा था आर्टिकल 15 में भी, वो किस लिए था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर था।
वैसे यहाँ पे भी 10% रिजर्वेशन रखा जा सकता है EWS के लिए एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करी गई है। आर्टिकल 15 में हमने जितनी भी बातें करी थी वो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर थी, और यहाँ पे हमने जितनी बातें करी है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की, जो बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत। तो भारत में से छुआछूत हमेशा के लिए हमें खत्म करना है, और कोई भी अगर प्रैक्टिस ऐसी है जो छुआछूत को प्रमोट करती है तो वो एक तरह से हीनियस क्राइम होगा आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में बात की है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत को भारत के अंदर से खत्म करना है। इसलिए पार्लियामेंट हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लॉ भी लाता है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको 1976 में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड करके इसको अमेंड भी किया जाता है, उसका नाम भी बदल दिया जाता है, और क्या रख दिया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। तो ये बेसिकली अनटचेबिलिटी को लेकर है, और इसमें बताया गया है कि अनटचेबिलिटी के ऑफेंस क्या क्या होंगे। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति को ये बोल के मना कर देते हैं कि आप छोटी जाति के हो, या फिर किसी और अन्य कारण से आप छुआछूत के आधार पर उसको किसी भी पब्लिक वर्शिप प्लेस में अंदर जाने से मना कर देते हो, तो वो एक तरह का ऑफेंस है, ठीक है। फिर अगर आप अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करते हो ट्रेडिशनल, रिलीजियस या फिर फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे, तो भी वो एक तरह का हीनियस क्राइम है, और उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। ट्रेडिशनल, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ग्राउंड क्या हुआ? मान लीजिए एक कोई गांव है, उसमें ऐसा है कि पर्टिकुलर कुएं में से पर्टिकुलर व्यक्ति ही पानी निकाल सकता है, पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति ही पानी निकाल सकता है, और कोई अगर उस कुएं में से पानी निकालता है तो वो बेसिकली कुआं गंदा हो जाएगा, और वो प्रमोट करेगा अनटचेबिलिटी को। और ऐसी प्रथा अगर किसी गांव में अभी भी चली आ रही है, और अगर उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एक हीनियस क्राइम है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को भारत के अंदर से पूरी तरह से हटाना है, और मैंने पर्सनली खुद फील करा है कि भारत के बहुत सारे राज्यों में अभी भी अनटचेबिलिटी का कुछ जो पोर्शन है वो बाकी रह गया है। वो जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, अनटचेबिलिटी भारत के अंदर पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 17 है। फिर आप छुआछूत के आधार पर किसी को शॉप में आने से, या होटल में आने से, या पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस पे आने से रोक सकते हैं, तो वो एक हीनियस क्राइम होगा। फिर अगर आप छुआछूत के आधार पर किसी को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का है और उसके इंसल्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह से हीनियस क्राइम होगा। फिर आप किसी भी छुआछूत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होने से, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से, या फिर कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की प्लेस है वहाँ पे आने से मना करते हैं, तो वो भी एक तरह से हीनियस क्राइम होगा, और उसके आधार पर आपको जेल भी हो सकती है। फिर आप किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी को प्रीच करते हैं, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली उसको प्रमोट करते हैं, तो वो भी एक तरह से क्राइम होगा। फिर आप किसी भी छुआछूत के आधार पर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको ये पर्टिकुलर गुड्स सेल नहीं करूंगा, या फिर ये पर्टिकुलर सर्विस आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप छोटी जाति के हैं, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है छुआछूत का। तो ये जो सारे ऑफेंसेस है, ये आपके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में दिए गए हैं, और इसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ क्राइम करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 की, जो कि हमारा लास्ट है राइट टू इक्वलिटी का, और इसमें हम बात करेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। 1947 के पहले इंडिया की जो सोसाइटी थी वो बेसिकली एक फ्यूडल सोसाइटी थी, जिसमें आपको बहुत सारे टाइटल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल महाराजा और राजा, ये दोनों तो बहुत कॉमन थे। तो ये एक तरह से ऊंच नीच का भाव पैदा करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए जो आर्टिकल 18 है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है कि भारत के अंदर कोई भी टाइटल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं होगा। तो इसमें कुछ डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब जो प्रोविजंस है वो एक बार देख लेते हैं। पहला जो प्रोविजन है वो ये है कि आप कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे
आप वही टाइटल एक्सेप्ट करेंगे जो आपको स्टेट देता है। बेसिकली स्टेट कौन कौन से टाइटल देता है, मिलिट्री टाइटल्स होते हैं, मिलिट्री डिस्टिंक्शंस होती है वो देता है, फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होती है वो देता है, ठीक है। तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं स्टेट से। फिर आप कोई भी टाइटल बाहर से, अगर फॉरेन कंट्री आपको कोई टाइटल देती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपका, अगर आप कोई फॉरेनर हैं और भारत के अंदर काम कर रहे हैं, भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और आपको कोई बाहर से टाइटल मिलता है, तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के आप वो टाइटल नहीं ले सकते हैं भारत में। और अगर आप लेते भी हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के, ठीक है। ऐसे ही भारतीय नागरिकों के लिए भी है कि अगर आपको कोई बाहर से टाइटल मिलता है तो विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट के आप वो टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा आर्टिकल 18। अच्छा, 1996 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो गवर्नमेंट अवार्ड्स देती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में और दूसरी तरफ आप ऐसे अवार्ड्स दे रहे हैं लोगों को, तो क्या वो आर्टिकल 18 के अगेंस्ट है कि नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो पद्म रत्न, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये सारे नेशनल अवार्ड्स हैं और ये कोई हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं है। तो ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट नहीं है और ये किसी भी तरह के टाइटल्स नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर को, तो सचिन तेंदुलकर कल को ये नहीं करेंगे कि अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगवा लेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो ऐसा सचिन तेंदुलकर नहीं कर सकते हैं। आप जो आपको अवार्ड्स मिले हैं या फिर कोई भी टाइटल मिला है उसको आप सफिक्स या फिर प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं अपने नाम के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया है कि 2013 में हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने फेमस पर्सनालिटी साउथ की, जो कि है मोहन बाबू और ब्रह्मानंदन को ये बोला कि आप जो आपका पद्मश्री है वो प्रेसिडेंट को सरेंडर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि इन्होंने पद्मश्री को एज ए प्रीफिक्स यूज करा था, अपने नाम के आगे यूज करा था। तो इसको कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया था और इसकी वजह से इनको कुछ एफिडेविट भी कोर्ट में सबमिट करना पड़े थे। तो एक तरह से ये चीजें आप भारत के अंदर नहीं कर सकते, एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स आप आपके जो टाइटल हैं उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके लिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आपके लिए आपको बता देता हूँ कि जो नेशनल अवार्ड्स है जैसे कि पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, इनको स्टार्ट करा गया था 1954 में। फिर इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1977 में, किसके द्वारा? मोरारजी देसाई द्वारा। फिर इनको वापस कंटिन्यू करा गया 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट द्वारा। ये जो हमारा लेक्चर है ये पार्ट 1 है फंडामेंटल राइट का, और तकरीबन 1 घंटे 2 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। तो इसमें जो भी हमने बातें करी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही फंडामेंटल राइट्स है। तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप लेक्चर सीरीज देख रहे हैं तो सारे वीडियो पे कमेंट या फिर लाइक बिल्कुल ज़रूर करिएगा। इससे क्या है, बेसिकली मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे लिए बस इतना कर दीजिएगा कि आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा, जो मैं आपसे क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ उस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही, वो हमारा लेक्चर 2 होगा। अब आप लोगों से बस निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लेक्चर्स को लाइक करिए। और कुछ नहीं चाहिए यार आपसे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक लाइक ही नहीं है, तो बस लाइक कर दीजिए। बर्थडे पे तो आपने कुछ दिया नहीं था, 8 नवंबर को मेरा था और 9 नवंबर को आपके सागर सर का था, तब तो आपने कुछ नहीं दिया, तो कम से कम अभी एक लाइक ही दे दीजिए।
इससे ही मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।